Hi friends, how are you? I know you would have completed your examination very well of BPC 014. With BPC, I would also attempt all other subjects of BPC like BPC 1, BPC 2 or others. And other subjects like English literature and your BEG 102. So these are the subjects together. But I would continue the same block or the same units after your examination for the sake of the future preparation of those candidates they would participate in the examination. I know that those students who would have also the advantages of these videos can go through such channels or the videos, and they can also recommend to their nearest friends or acquaintances for the preparation of the examination as well as the assignment. Hence, I come to the conclusion here that all the videos I prepare here, it is to my own level, it is to my own knowledge, and my first purpose is to convey the ideas, the meaning of the sentence, the paragraph, even to the weakest level of the students who don't have the approach of the study, and they are living far and wide in the country. So let's continue the same block of BPC 014 of psychopathology, and after the completion of this block I would start block number 2. So you should just watch these videos meticulously, and I hope you would have the great advantages. By then, take care of yourself, just watch these videos and support us as much as you can. Hi, welcome on Easy Learning. Now we are going to cover block 1, unit 3 and part 3. In this part, we would cover on psychological factors. Before this, we have covered biological factors, and we have already covered part 1 already. So now we are going to cover now 3.4. तो 3.4 में आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर है. इससे पहले आपको मैंने बायोलॉजिकल फैक्टर के बारे में बताया था. तो साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है? तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर यूजुअली डिफाइंड एज दोज एस्पेक्ट्स ऑफ हाउ वन पर्सन रिलेट्स टू अदर्स. और ये पर्सनैलिटी के जो लक्षण होते हैं वो साधारणतया ऐसे चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं, उन सारी पहलुओं को से डिफ़ाइन करते हैं कि किस तरीके से एक आदमी जो है दूसरे से मिलते जुलते हैं. रिएक्ट्स टू इंटरपर्सनल स्टिमुली, कैसे वो आपस में जो है रिएक्शन करते हैं. एंड इवेल्युएट्स देमसेल्व्स ओवर टाइम, और कैसे समय के साथ अपने आप को इवेल्युएट करते हैं. फॉर ऑल दिस ए पर्सन में लव, क्राई, बी एंग्री, बी थॉटफुल एंड एक्ट अनकाइंडली एट डिफरेंट टाइम्स. और इसके लिए एक आदमी हंस सकता है, रो सकता है, गुस्सा हो सकता है, उनके अंदर विचार आ सकते हैं, और अनकाइंडली भी वो एक्ट कर सकता है अलग अलग समय में. दिस डज़ नॉट मीन दैट देयर पर्सनैलिटी इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. इसका मतलब यह नहीं होता है कि लगातार उसकी पर्सनैलिटी बदलती जा रही है. इट इज़ द ओवरऑल बैलेंस ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. यह पूरा मिला करके थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर का एक संतुलन होता है जो कि ज़रूरी होता है मनुष्य के लिए. कभी वो रोता है, कभी वो हंसता है, कभी वो गुस्सा कर जाता है. नॉट हाउ दे रिएक्ट इन एनी स्पेसिफिक सिचुएशन. और यह नहीं देखा जाता है कि किसी खास सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करता है. आगे दे रखे हैं कि एक की फैक्टर इज़ फ्लेक्सिबिलिटी. एक जो मुख्य जो फैक्टर है वो है लचीलापन. मोर मैच्योर पर्सनैलिटीज़ हैव ए वाइडर रेंज ऑफ रिस्पॉन्सेज टू कोप विद डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. अगर अधिक से अधिक व्यक्ति मैच्योर है तो उनकी जो अपनी पर्सनैलिटी है उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती है, रिस्पॉन्सेज होते हैं. वही कह रहे हैं वाइडर रेंजेस होती है अलग अलग परिस्थितियों से निपटने के लिए. टू कोप विद डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. Those with a more limited range may manage in predictable situations but not in more challenging ones. और ऐसे लोग जिसके पास क्षमता कम होती है, लिमिटेड रेंज होती है, वो कुछ मतलब भविष्य में जो आने वाली सिचुएशन है उसमें मैनेज तो कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है चैलेंजफुल टास्क को वो नहीं कर सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑब्सेशनल पीपल में कोप वेल विद अ हाईली प्रिडिक्टेबल ऑफिस जॉब. जो ऑब्सेशनल पीपल होते हैं वो क्या कर सकते हैं, जो हाईली प्रेडिक्टेबल ऑफिस जॉब होते हैं
उनमें अपना निपटारा कर सकते हैं। ऑब्सेशनल पीपल का मतलब होता है जिसके अंदर में पहले से किसी चीज़ की क्षमता है, बट डू पुअरली इन मैनेजमेंट टाइप, मतलब ऑफिस जॉब में तो अच्छा कर लेगा, लेकिन जब मैनेजमेंट की बात आएगी, मैनेजमेंट टाइप पोजीशन की बात आएगी, तो उसमें वो अच्छा नहीं कर सकता। वेयर टास्क आर लेस क्लियरली डिफाइंड, जहाँ पे टास्क को सही से डिफाइन नहीं किया जाता है। देयर आर सेवरल कॉजेज ऑफ हाउ पर्सनैलिटी डेवलप्स, मोस्ट आर बेस्ड ऑन क्लोज लॉन्ग टर्म क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस एंड ऑफर इंपॉर्टेंट इंसाइट्स इनटू हाउ पीपल थिंक एंड फील। कहते हैं बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसमें यह बताते हैं कि पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करती है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि बहुत क्लोज होते हैं, लॉन्ग टर्म क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस होते हैं और जिसके ऊपर बेस्ट होते हैं, और ये अधिक से अधिक इंसाइट्स तैयार करते हैं लोगों के अंदर में, उनको थिंक करने के लिए या फील करने के लिए कि वो कैसे थिंक या फील करते हैं। चलिए आगे दे रखे हैं 3.4.1 में साइकोडायनेमिक्स एंड द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। साइकोडायनेमिक्स और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या होते हैं? तो सिगमंड फ्रूड का आपने नाम सुना होगा, वही फ्रूड के बारे में यहाँ बता रखा है। जो साइकोलॉजिस आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको सिगमंड फ्रूड के जो है आप बारे में आप बहुत अच्छे से जो है जानकारी लिए होंगे। खास करके बीएड में जो है सिगमंड फ्रूड का दिए रखा है, और भी लिटरेचर सब में भी सिगमंड फ्रूड के ऊपर दे रखा है। ठीक है, तो सिगमंड फ्रूड एम्फेसाइज द रोल ऑफ अर्ली पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इन द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। ये क्या करते हैं, तो पेरेंट चाइल्ड के जो रिलेशनशिप होते हैं, मेंटल इलनेस की जो विकास होती है, उनमें जो आरंभिक जो रिलेशनशिप होती है, शुरुआत की जो दौर होती है जब बच्चा जन्म लेता है, तो उनकी भूमिका को वो जोड़ डाले थे, एम्फेसाइज किए थे। According to Freud, to the extent that the child did not successfully negotiate the psychosexual stages, mental illness would develop. कहते हैं फ्रूड के अनुसार से कुछ हद तक यह कि अगर कोई भी बच्चा जो है वो सफलतापूर्वक साइकोसेक्सुअल जो स्टेज होता है, क्योंकि हर एक बच्चे का एक साइकोसेक्सुअल स्टेज होता है, अगर उनके साथ वो सही से नेगोशिएट नहीं कर पाता है, अपने आप को मैनेज नहीं कर पाता है, तो उससे क्या होगी, उनके अंदर में मेंटल इलनेस डेवलप हो जाएगी। आगे चलते हैं। साइकोसेक्सुअल का तो मतलब जानते होंगे, दिमाग में आपकी सेक्स जैसी बातें चलती रहती है। ठीक है, तो इसको साइकोसेक्सुअल कहा जाता है। बट फ्रूड डिड नॉट focus on what actually occurred in the parent-child relationship, with that is whether parents were actually poor caretaker। लेकिन फ्रूड ने वाकई में उन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं किया जिसमें उन्होंने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को बताया है, और यह उन्होंने नहीं बताया है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो वाकई में पुअर केयरटेकर थे, मतलब सही से वो बच्चों को देख रेख नहीं करते थे। इंस्टेड हिज फोकस वॉज ऑन द अनकॉन्शियस इंटरनल डिज़ायर्स एंड मोटिवेशंस ऑफ द चाइल्ड। और इसके बजाय उनका ध्यान था कि जो पेरेंट्स, जो बच्चे होते हैं, उनका पेरेंट्स के साथ या जो वो फैमिली में रहते हैं, उनके अंदर में अनकॉन्शियस इंटरनल डिज़ायर होती है, मतलब कॉन्शियस नहीं होती है। साथ में साथ चाइल्ड की मोटिवेशंस होती है, किसके प्रति, तो सेक्सुअल और एग्रेसिव इम्पल्सेस के प्रति। एंड हाउ द चाइल्ड नेगोशिएटेड देम एज ही प्रोग्रेस्ड थ्रू द अर्ली रिलेशनशिप विद द चाइल्ड्स पेरेंट्स। और कहते हैं कैसे चाइल्ड जो है इस चीज़ को मैनेज करता है जैसे ही वो अपनी आरंभिक रिलेशनशिप से बाहर निकलता है अपने पेरेंट्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एन एडल्ट मेल फाउंड हिमसेल्फ अनेबल टू डील विद अथॉरिटी फिगर्स, दिस माइट बी इंटरप्रेटेड एज अनरिजॉल्व्ड एग्रेसिव इम्पल्सेस टुवर्ड्स हिज फादर। कहते हैं अगर कोई भी एडल्ट मेल होते हैं जो अपने आप को जो होते हैं अथॉरिटी फिगर को डील करने के लायक नहीं होते हैं, मतलब उनके ऊपर जो अथॉरिटी की जाती है, दिस माइट बी इंटरप्रेटेड एज, तो इसको इस अर्थ में समझा जा सकता है कि यह एक अनरिजॉल्व्ड या न सुलझाने वाली एग्रेसिव इम्पल्स है जो कि बच्चे की उनकी पिता के तरफ होती है, एग्रेसिव इम्पल्सेस टुवर्ड्स हिज फादर। आगे दे रखे हैं इसमें कि वेदर हिज फादर बिहेव्ड एज ए हार्श अथॉरिटी फिगर और नॉट वुड बी कंसिडर्ड लेस रेलिवेंट। यह कि भले उसके पिता जो है उनके साथ बहुत कठोर तरीके से पेश आता है या नहीं आता है, यह उतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं समझा जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू फ्रूड, मेंटल इलनेस इज़ ड्यू टू इंट्रासाइकिक। इसलिए फ्रूड के अनुसार से जो मानसिक बीमारी होती है या मेंटल इलनेस होती है वो हमारे अंदर होती है, इंट्रासाइकिक होती है, इंट्रासाइकिक के कारण होती है। वही दे रखा है विद इन द माइंड, हमारे माइंड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। ठीक है, तो इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट।
दिस मीन्स ए पर्सन में हैव वेरी लिटल इंसाइट इनटू द ट्रू कॉजेज ऑफ देयर सिम्टम्स। इसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अंदर में मतलब बहुत थोड़ा ही झांक के देख पाता है कि आखिर में उसके साथ जो ये प्रॉब्लम हो रही है, उसके सिम्टम जो है, उसके जो लक्षण है, उनका क्या कारण है, उनका सही कारण क्या है, ट्रू कॉजेज़ क्या है। एज दिस आर थॉट टू बी अकरिंग एट एन अनकॉन्शियस लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें होती है वो कॉन्शियस माइंड में नहीं होकर के सारा अनकॉन्शियस माइंड में होती है, और इस तरीके से ऐसे विचार जो है उत्पन्न होते हैं। आगे दे रखे हैं इसमें कि मैनी ऑफ फ्रूट्स आइडियाज़ हैव गॉन अनसपोर्टेड बाय रिसर्च। बहुत सारे फ्रूट के आइडिया को रिसर्च के द्वारा मदद नहीं मिला, उनको सपोर्ट नहीं किया गया। बट ए नंबर ऑफ देम हैव प्रूवन टू बी फेयरली एक्यूरेट, लेकिन उनमें से बहुत ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सही जो है साबित किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ एम्पल एविडेंस दैट पीपल एक्सपीरियंस एंड प्रोसेस थिंग्स एट एन अनकॉन्शियस लेवल। यहाँ पर में पर्याप्त सबूत है, एम्पल मतलब पर्याप्त, जिसमें पीपल एक्सपीरियंस करते हैं एंड प्रोसेस थिंग्स, और उस चीज़ों को आगे लागू करते हैं या चलाते हैं अपने अनकॉन्शियस लेवल पे। ये वेस्टर्न का कहना है 1998 में। एंड दैट अर्ली इंटरपर्सनल एक्सपीरियंसेस अफेक्ट लेटर आउटकम्स, और शुरुआत की जो आपसी इनकी अनुभव होती है ये बाद के परिणाम को प्रभावित करती है। इन फैक्ट दिस लैटर हाइपोथेसिस बिकेम सेंट्रल टू कंटेम्पररी साइकोडायनेमिक मॉडल्स ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। और वाकई में ये जो बाद के हाइपोथेसिस होती है यह मुख्य हो जाती है समकालीन साइकोडायनेमिक मॉडल के लिए, जो कि एबनॉर्मल बिहेवियर से जुड़े होते हैं। आगे दे रखे हैं कि कंटेम्पररी साइकोडायनेमिक मॉडल, एग्जाम्पल के लिए कोहोट 1977, कर्नबर्ग 1977 और मिशेल 1988, ये जो है कंटेम्पररी साइकोडायनेमिक मॉडल्स के बारे में बताते हैं। ये सजेस्ट करते हैं, सुझाव देते हैं। क्या सुझाव देते हैं कि द अर्ली पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इज़ द ओरिजिनल सोर्स ऑफ मेंटल इलनेस, कि जो मानसिक बीमारी होती है इसमें बच्चे की जो आरंभिक जो अपने माता पिता के साथ रिलेशनशिप होता है वो ओरिजिनल सोर्स होता है। एंड दैट व्हाट गोज़ ऑन इन द माइंड ऑफ द चाइल्ड, और यही बच्चे के दिमाग के अंदर जो है चलता रहता है। एंड द एडल्ट, और बाद में जब एडल्ट बनता है तो, और यही उसके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। जो भी बच्चा अपने पेरेंट्स को बचपन में देखता है उसी को ज़्यादातर फॉलो करने लगता है। बट these models differ from Freud's in that they focus more on interpersonal relationship that on intrapsychic conflict। लेकिन ये मॉडल क्या करते हैं, फ्रूड को कुछ चीज़ों से भिन्न करते हैं, क्योंकि इन दैट का मीनिंग यहाँ के क्योंकि होंगे, क्योंकि वे क्या करते हैं अधिकतर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करते हैं इंट्रासाइकिक एंड कॉन्फ्लिक्ट की तुलना में। These latter models suggest that the early relationship between the child and the primary caregiver is crucial to the development of the concept of others and the quality of relationship throughout life। और यह जो लेटर मॉडल है यह सजेस्ट करते हैं कि शुरुआत की जो रिलेशनशिप होती है चाइल्ड और उनके जो मुख्य जो देखरेख करने वाले केयर गिवर होते हैं, यह आवश्यक होती है सेल्फ कॉन्सेप्ट के डेवलपमेंट के लिए, दूसरों के कॉन्सेप्ट के लिए, साथ में साथ पूरी ज़िंदगी में जो रिलेशनशिप होती है उनकी क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए। The idea is that this early caregiver and child relationship is internalized by children so that they learn about themselves and others from the manner in which the caregiver treats them। और यह आइडिया कि शुरुआत के जो केयर गिवर और चाइल्ड रिलेशनशिप होती है जो बच्चे के द्वारा तैयार की जाती है, जिससे कि वे अपने आप को जो है सीखते हैं और दूसरों से भी सीखते हैं, और इस ढंग से सीखते हैं जिसमें केयर गिवर उन्हें उस हिसाब से आचरण करते हैं। मतलब केयर गिवर जैसे उनको देखते हैं वैसा ही बच्चा सीखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेमवर्क, द नेचर ऑफ दिस इंटरलाइज्ड रिलेशनशिप एंड इट्स रिजल्टिंग इम्पैक्ट ऑन द सेंस ऑफ सेल्फ एंड द सेंस ऑफ अदर्स इज व्हाट कैन क्रिएट वल्नरेबिलिटी टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। कहते हैं इस ढांचे के हिसाब से जो ये इंटरलाइज्ड रिलेशनशिप का जो नेचर है और इससे जो मतलब रिज़ल्ट में जो का जो इम्पैक्ट है, खास करके रिजल्टिंग इम्पैक्ट सेल्फ और दूसरों के सेंस के ऊपर, यह वो चीज़ तैयार करती है जो कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए खास करके मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को कमज़ोर कर देती है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने की वहाँ संभावना ज़्यादा बन जाती है। तो वल्नरेबिलिटी मतलब वहाँ उसको वीक कर देती है। टेबल बिलो प्रेजेंट्स द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे डी छूट गया है।
according to psychoanalytical approach and the associated problem thereof that can develop if the concerned stage of development is not passed through without difficulty। नीचे जो टेबल दिए गए हैं इसमें अलग अलग जो डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं साइको एनालिटिकल अप्रोच के हिसाब से है, और ये जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम है वो इस तरह का है जैसे कि डेवलप किया जा सकता है अगर डेवलपमेंट की जो है सही स्टेज, इफ़ द कंसर्न्ड स्टेज डेवलपमेंट इज़ नॉट पास्ड थ्रू विदाउट डिफ़िकल्टी, अगर बिना डिफ़िकल्टी के ये जो कंसर्न्ड स्टेज है डेवलपमेंट के वो अगर नहीं गुजारी जाती है तो। आगे दे रखे हैं इसमें कि इफ़ देयर हैज़ बीन conflicts and the child could not pass through the stage without difficulties, certain problems can arise which are given below in the table। कहते हैं कि अगर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ होता है और चाइल्ड जो है वो बिना किसी डिफ़िकल्टीज़ के इन स्टेज को पास कर देते हैं तो कुछ निश्चित प्रॉब्लम है जो कि खड़े हो सकते हैं जो कि इस टेबल में दिए हुए हैं। इसमें दे रखे हैं इसमें कि सम एडल्ट पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विद ए फेल्योर टू प्रोग्रेस थ्रू फ्रूट्स डेवलपमेंट स्टेजेस। पहला है स्टेज क्या है, एसोसिएटेड प्रॉब्लम दैट में डेवलप। ओरल है, सारे आप जानते होंगे ओरल क्या होता है, इसमें डिप्रेशन, नार्सिसिज्म, डिपेंडेंस होते हैं। एनल है, इसमें ऑब्स्टिनेंसी होते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होते हैं और सैडो मैसोकिज्म होते हैं। ये सब वर्ड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। फैलिक है, फैलिक में जेंडर आइडेंटिटी प्रॉब्लम होती है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी होती है। लेटेंट है, इसमें इनएडिक्वेट और एक्सेसिव सेल्फ कंट्रोल होते हैं। जेनिटल है, इसमें आइडेंटिटी डिफ्यूजन होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वह है अब 3.4.2 में, यह है अटैचमेंट एंड सिक्योरिटी के ऊपर। तो द अटैचमेंट मॉडल ऑफ साइकोपैथोलॉजी डेवलप्ड बाय बॉलबॉय 1969, 1973, 1980 resembles the contemporary psychodynamic model in that it also emphasizes the early parent-child relationship and how the resulting models of self and others guide development। कहते हैं जो साइकोपैथोलॉजी के जो अटैचमेंट मॉडल है जो कि बॉलबॉय के द्वारा डेवलप किया गया, ये समकालीन जो साइकोडायनेमिक मॉडल हैं उनसे मिलते जुलती है। रिजेंबल मीन्स होते हैं मिलना जुलना, क्योंकि इन दैट इट ऑल्सो एम्फेसाइजेस द अर्ली पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, क्योंकि ये शुरुआत के जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होते हैं उनके ऊपर जोर डालते हैं। एंड हाउ द रिजल्टिंग मॉडल्स ऑफ सेल्फ एंड अदर्स गाइड डेवलपमेंट, और किस तरीके से जो सेल्फ और अदर जो गाइड डेवलपमेंट है उनकी जो मॉडल है वो कैसे रिज़ल्ट तैयार होती है उसके बारे में बताते हैं। However, rather than being interested in people's perception of their early experience, Ballboy was interested in the actual characteristic of their relationship। हालांकि फिर भी कहते हैं कि पीपल्स की जो परसेप्शन होती है अपने शुरुआत के अनुभव में जिसमें वो इंटरेस्टेड होते हैं, उनकी अपेक्षा बॉलबॉय जो है वो वाकई में क्या लक्षण होते हैं या क्या खासियत होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है रिलेशनशिप की, उनके ऊपर वो इंटरेस्टेड थे। मतलब अर्ली एक्सपीरियंस को छोड़ करके जो एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक है रिलेशनशिप की उनके ऊपर वो इंटरेस्टेड थे। ही रिलाइड ऑन ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ ऑफ पेरेंट एंड चिल्ड्रन टू बिल्ड हिज थ्योरी। उन्होंने क्या किए तो पेरेंट और चाइल्ड के बीच जो अपनी थ्योरी को बनाने के लिए जो स्टडी थे जिसको ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ है उनके ऊपर भरोसा किए। रिलाई मीन्स भरोसा करना। रैदर देन ऑन रेट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट्स ऑफ एडल्ट्स, किसकी तुलना में किए, वह यह नहीं समझे कि जो एडल्ट की जो पास्ट की जो रिपोर्ट थी, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पिछला रिपोर्ट, उनकी तुलना में वो ये देखे कि ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ जो है जो पेरेंट और चाइल्ड के ऊपर उन्होंने किया था उनके ऊपर उन्होंने भरोसा किया था। द थ्योरी देयर फॉर हैज़ ए स्ट्रॉन्ग एम्पेरिकल फाउंडेशन, इसलिए थ्योरी जो है इसमें एक स्ट्रॉन्ग एम्पेरिकल फाउंडेशन है। एम्पेरिकल का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंट करके किया जाता है तो उसको एम्पेरिकल कहा जाता है। आगे है कि अटैचमेंट थ्योरी सजेस्ट्स दैट व्हेन पेरेंटल बिहेवियर फेल्स टू मेक चिल्ड्रन फील सेफ, secure and able to turn to and trust the parent in times of need, then children will be unable to regulate their emotions and needs adaptively and will develop negative insecure views of themselves and others। कहते हैं अटैचमेंट थ्योरी इस बात का सुझाव देते हैं कि जब माता पिता के जो बिहेवियर है वो अपने बच्चे को
सेफ कराने में, सिक्योर कराने में और अपने आप को जो है कहीं घूमने फिरने में या समय समय पर में ट्रस्ट कराने में अगर असफल हो जाती है तो बच्चा क्या हो जाते हैं, तो अपनी जो इमोशन होती है और अपनी जो नीड होती है उनको रेगुलेट करने में सही तरीके से अडेप्टिवली जो है नाकामयाब हो जाते हैं। एंड विल डेवलप निगेटिव, और इनके अंदर में निगेटिव इनसिक्योर व्यू आ जाती है अपने ऊपर या दूसरों के ऊपर। मतलब अपने को भी निगेटिव तरीके से समझता है, इनसिक्योर असुरक्षित समझता है और दूसरों को भी ऐसा ही समझता है। आगे दे रखे हैं इसमें कि दिस वुड पुट, यहाँ पे है दिस वुड पुट द चिल्ड्रन एट रिस्क, यह क्या करती है, बच्चे को खतरे में डाल देती है फॉर डेवलपिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, और जिससे जो है बच्चा जो है वो साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं उनके अंदर में। रिसर्च सपोर्ट्स दिस हाइपोथेसिस, रिसर्च जो है इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं। एज इनसिक्योर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स हु शो मोर साइकोपैथोलॉजी देन सिक्योर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, और ये जो रिसर्च है इनका मानना है कि जो असुरक्षित बच्चे हैं और एडल्ट हैं वो ज़्यादा साइकोपैथोलॉजी दिखाते हैं सिक्योर चिल्ड्रन और एडल्ट की तुलना में। ये इनका जो है स्टेटमेंट है डोजियर, स्टोवेल एंड एल्बस का 1999 और ग्रीनबर्ग का 1999 में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है आपका लर्नेड बिहेवियर। लर्नेड बिहेवियर मतलब सीखा हुआ बिहेवियर। तो इस लर्नेड बिहेवियर के ऊपर उन्होंने दे रखा है कि बिहेवियरल मॉडल सजेस्ट दैट ऑल बिहेवियर्स एबनॉर्मल इंक्लूडेड इज ए प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग दैट इज़ मेनली लर्निंग बाय एसोसिएशन। बिहेवियरल जो मॉडल्स होते हैं वह इस बात को सुझाव देते हैं कि जितने भी बिहेवियर होते हैं जिसमें एबनॉर्मल बिहेवियर भी शामिल होते हैं ये लर्निंग का ही उत्पाद होता है या प्रोडक्ट होता है। और ये किसके जरिए होता है, तो एसोसिएशन मतलब मिलजुल करके जो सीखते हैं मुख्यतः उनके द्वारा होता है। आगे इसमें दे रखे हैं कि फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कंडीशनिंग मॉडल ऑफ लर्निंग, कहते हैं एग्जांपल के लिए अगर हम क्लासिकल कंडीशनिंग मॉडल को देखें लर्निंग के, तो उसके अनुसार से जो कि कहते हैं कि पैवलोव के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो ये मॉडल किसके द्वारा दी गई थी, पैवलोव के द्वारा। इस क्लासिकल कंडीशनिंग मॉडल में पैवलोव कहते हैं कि इफ ए पर्सन एक्सपीरियंसेस चेस्ट पेन विच रिजल्ट्स इन एंग्जाइटी while shopping in a departmental store, he may develop a fear of developmental stores and begin to avoid them because he associates them with anxiety. कहते हैं अगर किसी आदमी को चेस्ट में पेन एक्सपीरियंस फील करता है जो कि एंग्जाइटी का कारण बनता है, which results in anxiety, जबकि डिपार्टमेंटल स्टोर में जब वो शॉपिंग कर रहे होते हैं तो उन्हें डिपार्टमेंटल स्टोर की जो डर है वो उनके अंदर जो है डेवलप हो जाती है एंड बिगिन टू अवॉइड देम, और यह उनको अवॉइड करना शुरू कर देती है बिकॉज ही एसोसिएट्स देम विद एंग्जाइटी, क्योंकि वह वहाँ पर में अपने आप को जो है एंग्जाइटी से वो जोड़ लेता है। देयर इज़ नथिंग इनहेरेंटली फ्राइटनिंग अबाउट डिपार्टमेंटल स्टोर्स, एक्चुअली में जो डिपार्टमेंटल स्टोर से जो है डराने का कुछ ऐसा चीज़ नहीं है, इनहेरेंट नहीं है, बट दिस person fears them because of the association that he has found with his earlier anxiety, क्योंकि इस आदमी को जो है उन चीज़ों से डर है। किस चीज़ के कारण डर है, तो उन सभी एसोसिएशन के कारण डर है जिसे उसने अपनी शुरुआती एंग्जाइटी में अपने अंदर उतार लिया था। अबाउट हैविंग ए पॉसिबल हार्ट अटैक, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसा आ रहा था कि चेस्ट में पेन हो रहा है तो उसको कभी भी जो है हार्ट अटैक हो सकता है। To cite another example, which instead of classical conditioning approach uses the operant model of learning, कहते हैं अगर दूसरे एग्जाम्पल को अगर गौर से देखा जाए तो क्लासिकल कंडीशनिंग के जगह पर में एक ऑपरेंट मॉडल ऑफ लर्निंग है जिसे स्किनर के द्वारा किया गया था 1953 में। इसमें कहते हैं लेट अस से ए यंग नॉर्मल वेट वुमेन बिगिन्स टू लूज वेट एंड हर फ्रेंड्स एंड फैमिली प्रेज हर फॉर डूइंग सो, she may continue to lose weight even if it means starving herself। कहते हैं मान के चलो कि एक यंग नॉर्मल वेट वाली वुमेन है और वो अपना वेट को लूज़ करना शुरू कर देती है और उनके जो फ्रेंड्स होते हैं और फैमिली होते हैं
वो ऐसा करते हुए उनकी प्रशंसा करते हैं, प्रेज़ करते हैं। तो वो क्या करती है बाद में, वो जो वुमेन होती है जो बिल्कुल दुबला पतला होना चाहती है, वेट को कम करना चाहती है, वो जो वेट होता है उनको लूज़ करना कंटिन्यू रख सकती है, भले ही वह अपने आप को भूख से क्यों न मार रही हो, इवन इफ इट मीन्स स्टार्विंग हर सेल्फ। Her restricted eating behavior will continue because she now associates reduction in her diet with the praise and acceptance of others. उनका जो restricted eating है, मतलब वो जो बिल्कुल रोकथाम करके खाना खा रही है, पूरा भोजन नहीं कर रही है, भरपेट नहीं खा रही है, ये जो बिहेवियर है ये अभी भी जारी रहेगी, क्योंकि अब जो है उन्हें अपनी डाइट में कटौती करनी है, रिडक्शन करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि उन्हें अब दूसरों से प्रेज़ मिलता है, प्रशंसा मिलता है, और दूसरा जो है उनका इस एक्टिविटी को जो है वो लाइक करता है। इसके बाद नेक्स्ट है, देयर इज़ अ थर्ड टाइप ऑफ लर्निंग। यहाँ पे लर्निंग का एक तीसरा तरीका है जिसे कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहे जाते हैं। दिस डज नॉट रिलाई ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस टू एस्टैब्लिश एसोसिएशन। यह जो है पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर निर्भर नहीं करती है एसोसिएशन को बनाने के लिए। In observational learning modeling, behavior is learned simply by watching someone else do something and observing what happens to them. कहते हैं ऑब्जर्वेशनल जो लर्निंग होते हैं उससे बिहेवियर जो होते हैं वो सिंपली रूप से जो है सीखी जाती है किसी आदमी के द्वारा देख करके कुछ करते हुए। मतलब कोई आदमी गौर से किसी को देख रहा है कि कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और वो व्यक्ति यह भी बताता है, उनको ऑब्जर्व करते हुए देखता है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। ये बंडूरा का है 1969 में। फॉर एग्जाम्पल, ए यंग बॉय में लर्न टू बी एग्रेसिव आफ्टर वॉचिंग हिज पियर्स एक्ट एग्रेसिवली। जैसे कि एक यंग बॉय एग्रेसिव होना सीख सकता है। कैसे सीख सकता है? जब उनके साथीगण, पियर्स मीन्स उनके साथ वाले जो है, वो भी अगर एग्रेसिव तरीके से व्यवहार करने लगे तो वो भी एग्रेसिव चीज़ें सीख सकता है। इसीलिए कहते हैं बच्चे को सत्संग के हिसाब से रखना चाहिए। जैसा सत्संग में बच्चा रहता है वैसा वो सीखने लगता है। आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं, ईच ऑफ दिस लर्निंग मॉडल्स वॉज बिल्ट ऑन ए सॉलिड फाउंडेशन ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च। ये जितने भी लर्निंग मॉडल हैं इन सभी को सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर तैयार किया गया जो कि एम्पिरिकल रिसर्च की है। एंड देयर इज़ ए ग्रेट डील ऑफ एविडेंस दैट ईच ऑफ द थ्री लर्निंग प्रोसेसेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एबनॉर्मल बिहेवियर। और कहते हैं काफ़ी ज़्यादा सबूत है, यह सबूत है कि इनमें से जितने भी तीनों लर्निंग में से जो एक जो लर्निंग है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर को आगे बढ़ाने में। इसके बाद है, बिहेवियरल वर्क विद एनिमल्स फर्स्ट लेड टू द आइडिया दैट रिपीटेड अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस ओवर विच एन इंडिविजुअल हैज़ नो कंट्रोल माइट इंड्यूस ए स्टेट ऑफ लर्नेड हेल्पलेसनेस। बिहेवियरल वो वर्क जो जानवर के साथ पहली बार किया गया था उसने एक ऐसी आइडिया को जन्म दिया जिससे कि बार बार अगर अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होती है, दैट रिपीटेड अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस जहाँ पे हमें अच्छा नहीं लगता है, ओवर विच एन इंडिविजुअल हैज़ नो कंट्रोल, जिसके ऊपर इंडिविजुअल की कोई कंट्रोल नहीं होती है और उन्हें जो है लर्नेड हेल्पलेसनेस में डाल सकती है। जो सेलिक मैन है 1974 में सब्जेक्टेड डॉग्स टू इनएस्केपेबल इलेक्ट्रिक शॉक्स। उन्होंने क्या किया, डॉग को जो है एक ना बचने वाली इलेक्ट्रिक शॉक का जो है विषय बना दिया। एट फर्स्ट दे रैन अराउंड इन ए डिस्ट्रेस्ड वे बट देन दे सीम्ड टू गिव अप एंड पैसिवली एक्सेप्ट द पेनफुल स्टिमुलेशन। पहले डॉग क्या करता है, बहुत ही दुखी रूप से चारों तरफ क्या करता है, दौड़ता रहता है, लेकिन अंत में जो है उन्हें मालूम पड़ जाता है कि कब तक वो दौड़ेंगे और लास्ट में क्या करते हैं, ये जो मतलब जो इलेक्ट्रिक शॉक्स वाली जो सिचुएशन है इन्हीं को पेनफुल स्टिमुलेशन कहते हैं, उनको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेलिकमैन वॉज इम्प्रेस्ड बाय द अपरेंट सिमिलैरिटी बिटवीन देयर बिहेवियर एंड द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। और सेलिकमैन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे अपनी जो स्पष्ट जो मतलब सिमिलैरिटी है अपने बिहेवियर में और डिप्रेशन के सिम्टम में उनके बीच में। आगे दे रखे हैं, ट्रांसलेटिंग दिस वर्क टू द ह्यूमन सिचुएशन वुड इम्प्लाई दैट सम पीपल लर्न टू एक्सपेक्ट दैट नो मैटर व्हाट दे डू देयर एफर्ट सीम टू एंड इन फेल्यूर। कहते हैं इस वर्क को ट्रांसलेटिंग करते हुए ह्यूमन सिचुएशन के ऊपर इस बात को संकेत करेगी
कि कुछ लोग जो है वह यह उम्मीद करना सीखते हैं, यह बात नहीं हो पाती है कि चाहे उसका अंजाम जो भी हो, नो मैटर व्हाट दे डू, देयर एफर्ट सीम टू एंड इन फेल्योर, लेकिन उनका जो प्रयास होता है वो असफलता के साथ ही अंत होता है। इट इज़ द सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस एंड लैक ऑफ कंट्रोल दैट लीड्स टू डिप्रेशन, और यह हेल्पलेसनेस का एक सेंस है या लैक ऑफ कंट्रोल का है जो कि डिप्रेशन को जन्म देती है। इसके बाद है 3.4.4 में, इसको डिस्टॉर्टेड थिंकिंग कहा जाता है। अब डिस्टॉर्टेड थिंकिंग क्या है? तो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग के बारे में कहा गया है, कॉग्निटिव मॉडल्स ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर फोकस ऑन द वे पीपल थिंक अबाउट देमसेल्व्स, अदर्स एंड द वर्ल्ड। कॉग्निटिव जो मॉडल्स होती है एबनॉर्मल बिहेवियर की, ये उन चीज़ों के ऊपर फोकस करती है, उन रास्तों के ऊपर फोकस करती है जिसके बारे में लोग अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं या दुनिया के बारे में सोचते हैं। Distorted cognitive processes such as selectively attending to some information and ignoring other information, exaggerating negative feelings, expecting the worst or making inaccurate attributions about events have been shown to play an important role in various types of psychological disorders. कहते हैं यहाँ पर में, अगर कॉग्निटिव थिंकिंग या कॉग्निटिव प्रोसेस अगर ख़राब है, डिस्टॉर्टेड है, जैसे कि सिलेक्टिवली जो है कुछ इन्फॉर्मेशन को वो अपने पास स्टोर कर लेता है और बाकी सारे इन्फॉर्मेशन को वो इग्नोर कर देता है, वो नेगेटिव फीलिंग को और चढ़ा बढ़ा करके अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है और ऐसा उम्मीद कर बैठता है कि उसके साथ बहुत बुरा होगा, या वो इनएक्यूरेट एट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि कुछ खास होना या विशेषता बताना, उनका वो दिमाग में बैठा लेता है जो एक्यूरेट नहीं होता है। कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में have been shown to play an important role, जो कि दिखाया गया है कि इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बहुत सारे प्रकार में, अगर इस प्रकार को देखा जाए तो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ वुमन हैज़ अ बैड डे एट वर्क, इफ शी सेज टू हर सेल्फ ओह वेल टुमारो विल बी बेटर, शी विल प्रोबेबली फील फाइन। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि कोई भी वुमेन यह कहे कि काम करने के लिए वो दिन अच्छा नहीं है उसका। इफ़ शी सेज टू हर सेल्फ, अगर वो अपने आप को यह कहती है कि खैर कल जो है इससे अच्छा समय होगा, तो शी विल प्रोबेबली फील फाइन, तो शायद अब वो ऐसा बोल करके और भी अच्छा फाइन करेगी। बट इफ़ शी सेज टू हर सेल्फ ओह आई एम जस्ट अ हॉरिबल पर्सन विथ नो फ्यूचर, लेकिन अगर वो अपने आप को ये कहे कि मैं तो बहुत हॉरिबल पर्सन हूँ, जिसको देख के कोई भी व्यक्ति डर जाता है और हमारा कोई फ्यूचर ही नहीं है, शी में बिकम डिप्रेस्ड, तो वो डिप्रेस्ड हो सकती है। दैट इज़ इफ़ शी एग्जर्ट्स हर नेगेटिव फीलिंग्स, अगर वो नेगेटिव फीलिंग्स सोचती है तो उनके दिमाग में भी नेगेटिव चलने लगता है। और सपोज अ यंग मैन लूजेस एट ए गेम ऑफ कैरम्स, और मान के चलो एक आदमी जो है कैरम का खेल हार जाता है। इफ़ ही थिंक्स आई श्योर हैड बैड लक विद द कैरम्स टुडे, ही वुड फील फाइन। अगर उसने अपने आप को ये मान लिया कि आज उसका लक जो है कैरम खेलने में अच्छा नहीं था, तो उसको अच्छा फील होगा, इसीलिए वो कैरम की जो गेम होती है उसको हार जाते हैं। बट इफ़ थिंग्स माई रॉटन फ्रेंड्स पर्पसली चीटेड मी, ही में बिकम हॉस्टाइल एंड अग्रेसिव। लेकिन अगर वो यह सोच बैठता है कि मेरा जो सड़ा पका हुआ दोस्त है उसने मेरे साथ बिल्कुल छल किया है जानबूझ करके, तो वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल हो जाएगा। हॉस्टाइल मतलब उनके अंदर में दुश्मनी पैदा हो जाएगी और वो उग्र हो जाएंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे। 3.5 में है फैमिली थ्योरीज। फैमिली थ्योरीज के ऊपर दे रखे हैं। तो सम साइकोलॉजिस्ट हैव सजेस्टेड दैट psychosis is a way of thinking and behaving acquired in childhood, usually as a result of the attitudes, communication and behavior of parents. कुछ साइकोलॉजिस्ट ने यह सुझाव दिया कि जो साइकोसिस होती है यह थिंकिंग करने का एक तरीका होता है, बिहेविंग करने का एक तरीका होता है, जिससे कि चाइल्डहुड में ही ग्रहण कर ली जाती है, और साधारणतया ये एटीट्यूड, कम्युनिकेशन या पेरेंट्स का जो बिहेवियर होता है, माता पिता की जो व्यवहार होती है, उसके परिणाम स्वरूप होते हैं।
फ्रॉमन रिच जो मन है 1948 में coined the term schizophrenic mother to describe a parent who was cold, domineering and manipulative and who had a marked tendency to induce conflicts in others around her. ये जो पर्सन है 1948 में उन्होंने एक टर्म दिया था, इसी को कॉइन कहा जाता है, जिसका नाम है स्काइज़ोफ्रेनोजेनिक मदर। यह ऐसे पेरेंट के बारे में बताते हैं जो पेरेंट बिल्कुल शांत होते हैं, डोमिनियरिंग होते हैं और मैनिपुलेटिव होते हैं, और उनके पास एक ऐसे मिलीजुली हुई रवैया होती है टू इंड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स इन अदर्स अराउंड हर, कि वो अपने आसपास जो है वो किसी के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट डाल दे। अकॉर्डिंग टू फ्रॉम रिच मैन, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मेड दिस मदर्स अनेबल टू शो नॉर्मल अफेक्शन टू देयर चिल्ड्रन। और इनके अनुसार से यह जो कैरेक्टरिस्टिक का जो कॉम्बिनेशन है या मेल है, इसने इस मदर्स को अनेबल कर दिया, उनको नालायक बना दिया कि अपने बच्चों के प्रति वो एक साधारण सा प्रेम नहीं दिखा सकते। She considered that this deficiency in mothering caused the child to develop a lifelong distrust and resentfulness towards others and thereby to go on to develop schizophrenia. और वह इस बात को कंसिडर कर चुके हैं कि यह जो कमी है मदर में, जो कि बच्चे के अंदर जो है लाइफ लॉन्ग समय तक अविश्वास पैदा कर देती है, रिजेंटफुलनेस मतलब गुस्सा पैदा कर देती है दूसरों के प्रति, और इस तरीके से उनके अंदर में स्किज़ोफ्रेनिया जैसी चीज़ों का डेवलप होने का डर रहता है। आगे है बैटसन एट अल, यहाँ पे 1956 में आर्ग्यूड दैट स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेड एक्सपोजर टू ए प्रोसेस कॉल्ड डबल बाइंड। The term means communications that are inherently contradictory or conflicting and which put the child in a no-win situation. For example, a child would be in a double mind if he were told by his parents to go outside and play outside in a muddy garden, but also that he must not get his clothing dirty. कह रखे हैं कि बैटसन ने एक बहस किया था या आर्ग्यू किया था कि स्किज़ोफ्रेनिया है वो बार बार अगर किसी चीज़ को एक्सपोजर किया जाए किसी प्रोसेस के लिए तो उसके परिणाम स्वरूप होता है जिसको कि डबल बाइंड भी कहा जाता है। इसका मतलब यह होता है, दिस टर्म मीन्स कि कम्युनिकेशन होते हैं, इसका मतलब ये कम्युनिकेशन ऐसे कम्युनिकेशन होते हैं जो इनहेरेंटली कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं, मतलब एक दूसरे के विरोधी होते हैं और कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं, और जो कि बच्चों को जो है एक ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जहां वो विन करना चाहते हैं, अपने आप को वो जीतना चाहते हैं, मतलब जितना तो चाहते हैं लेकिन वो जीत नहीं पाते हैं। एग्जाम्पल के दे रखे हैं कि किसी भी जो बच्चा है उसको डबल बाइंड हो सकता है। इफ़ यू आर टोल्ड बाय हिज पेरेंट्स टू गो आउटसाइड, अगर उस बच्चे को अपने पेरेंट्स के द्वारा कहा जाए कि बाहर जाने के लिए और बाहर जा कर के दलदली गार्डन में खेलने के लिए, बट ऑल्सो दैट ही मस्ट नॉट गेट हिज क्लॉथिंग डर्टी, लेकिन उसी बच्चे से ये कहा जाए कि तुम जा कर के गीले गार्डन में खेलो लेकिन तुम्हारा कपड़ा गंदा नहीं होना चाहिए। दिस द चाइल्ड वुड हैव नो अपॉर्चुनिटी टू प्लीज हिज पेरेंट्स as all of the actions open to him would be likely to lead to parental disapproval. अब ये जो चाइल्ड है उसके पास कोई भी मौका नहीं हो पाएगा अपनी पेरेंट को खुश करने के लिए, क्योंकि जितने सारी एक्शन है जो उनको दिए गए हैं ऐसा संभावना बनता है कि इसमें पेरेंट जो है वो उनकी बात को नहीं मानेंगे और वो उनको बाहर नहीं जाने देंगे खेलने के लिए। बट देयर इज़ अ लिटल if any scientific support that shows mothers of patients to be aloof, cold or rejecting, or that people with schizophrenia were repeatedly exposed to double binds as children. कहते हैं लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा अगर कोई ना हो तो एक साइंटिफिक सपोर्ट है जो इस बात को दिखाती है कि पेशेंट्स के जो मदर होते हैं वो एल्यूफ होते हैं, कोल्ड होते हैं, रिजेक्टिंग होते हैं, और जो पीपल ऐसे जो लोग होते हैं जिसको स्किज़ोफ्रेनिया होती है उन्हें बार बार जो है डबल माइंड की तरफ जो है ले जाया जाता है बच्चे के रूप में एज चिल्ड्रन। उसके बाद लीडा एट ऑल है 1958 का,
suggested that abnormalities in the relationship between the parent of mentally ill patients were primarily responsible for their developing psychological problems. इन्होंने सुझाव दिए कि रिलेशनशिप के बीच जो असमानताएं होती है, असंगत होती है या एबनॉर्मेलिटीज़ होती है पेरेंट्स के बीच में, जो मेंटली इल होते हैं, खास करके बिटवीन द पेरेंट्स ऑफ मेंटली इल पेशेंट्स, यह मुख्य रूप से जो है उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को डेवलप होने का कारण होते हैं, जिम्मेवार होते हैं. दे कॉइंड द टर्म एस्क्यू एंड सिज्म टू डिस्क्राइब सच रिलेशनशिप. इन सब ने मिलकर क्या किए, दो शब्द को तैयार किए. इसमें एक एस्क्यू थे और एक सिज्म थे, और इन दोनों शब्दों से इन्होंने ऐसे रिलेशनशिप को वर्णन किए. एस्क्यू डिस्क्राइब्स ए मैरिज वेयर वन पार्टनर इज डोमिनेंट एंड अदर सबमिसिव. एस्क्यू जो है एक मैरिज के बारे में, शादी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं जहाँ पर एक पार्टनर डोमिनेंट होते हैं और दूसरे जो पार्टनर होते हैं वो सबमिसिव, दब्बू होते हैं, वो बिल्कुल शर्मिले होते हैं. While schism describes the relationship in which parents are emotionally distant from one another, जबकि schism जो है वह रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं जहाँ पे पेरेंट्स जो है वह इमोशनली जो है वह एक दूसरे से अलग थलग होते हैं या दूर होते हैं. He proposed that over a period of time, these dysfunctional patterns of interaction would be psychologically harmful of the child, leading ultimately to their developing psychopathology. और उन्होंने यह सुझाव दिया कि समय के साथ साथ ये जितने भी डिसफंक्शनल पैटर्न्स है इंटरेक्शन करने की, वो साइकोलॉजिकल रूप से जो हानिकारक हो जाएंगे बच्चों के लिए, और जिससे अंत में उनकी जो डेवलपिंग साइकोपैथोलॉजी है वो और बढ़ती चली जाएगी. According to Lang, abnormalities in relationship within the family, together with abnormal communication between parent and child, undermine the child's sense of self. Lang के अनुसार से रिलेशनशिप में जो परिवार के अंदर जो रिलेशनशिप होती है उसमें अगर असमानताएं होती है तो ये एक साथ एबनॉर्मल कम्युनिकेशन के कारण होती है जो पेरेंट और चाइल्ड के बीच होती है, और ये चाइल्ड की जो सेंस है, उनको जो समझने की शक्ति है खुद को, उनको बिल्कुल अंडरमाइन कर देती है. अंडरमाइन का मीनिंग होते हैं बर्बाद कर देती है. Outright parental abuse, physical, sexual or both of children, has also been associated with many negative effects on the development of children. कहते हैं इसके अलावा पेरेंट्स कई बार क्या करते हैं, बच्चे को अब्यूज़ करते हैं, फिजिकली तरीके से, सेक्सुअली तरीके से, या दोनों ही तरीके से. और होता क्या है कि जब ऐसे बच्चे फिजिकली, सेक्सुअली या दोनों तरीके से वो अब्यूज़ हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो उनके अंदर में बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, और जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है उनको बहुत ज़्यादा यह चीज़ प्रभावित करती है. Abused children often have tendency to be overly aggressive both verbally and physically, and some even respond with anger and aggression to a friendly overtures from classmates. ऐसे जो abused बच्चे होते हैं जिसमें ऐसा रवैया बन जाता है कि वो खुल करके जो है एग्रेसिव हो जाते हैं, वर्बली और फिजिकली भी, और कुछ यहाँ तक कि गुस्से या जो उग्र होते हैं उससे भी अपना रिस्पॉन्ड करते हैं अपने दोस्तों को जो उनके क्लासमेट में होते हैं, या क्लासमेट के साथ मतलब अपने साथ पढ़ने वाले होते हैं. Researchers have also found that maltreated children have difficulties in linguistic development and might also develop depression and anxiety. रिसर्चर जो होते हैं उन्होंने इस बात को पाया है कि किसी बच्चे के साथ अगर दुराचार होता है, maltreated होता है, तो उनके अंदर में भाषा को सीखने या विकास करने की क्षमता में कठिनाई होती है, और साथ ही साथ ऐसे जो बच्चे होते हैं वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी को जो है डेवलप कर लेते हैं, उनके अंदर में मानसिक तनाव और चिंता जो है वो छा जाती है, वो इनसे ग्रस्त हो जाते हैं. तो आई होप दैट यू वुड हैव एंजॉयड दिस पार्ट ऑफ द वीडियो. Now in this next part of the video we would just explain about or know about socio-cultural factors. By then, take care of yourself.